अच्छा जी, मैग्नेटिज्म में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम इस पिछले टॉपिक को रिलेट करेंगे जो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है करंट कैरिंग कंडक्टर पर जब हम उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ठीक है जी, ये भी वही है। ठीक है कि ये आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है। अब करंट के फ्लो करने का मतलब इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं। ठीक है, चार्जेस मूव कर रहे हैं तो हमने इस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती हुई डिस्कस करनी है। अब फ़र्क ये है कि इसमें हर चार्ज पर अप्लाई होने वाली फोर्स को आपने कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल। यहाँ से एक चार्ज एंटर होता है, ठीक है जी, और यहाँ तक जाने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इक्वल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, हम इसकी 2-3 स्टेप्स के अंदर डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है कि जब चार्ज मोशन में हो, मूविंग चार्ज, तो उसकी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। ठीक हो गया जी। इफ अ चार्ज इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर क्या होगा, वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी। देन ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, दो मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरैक्शन की वजह से a magnetic force will be applied on it. Magnetic fields, a magnetic force will be applied on it. A magnetic force will be applied on it. ठीक हो गया जी, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, ये टॉपिक भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो कौन सी है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो करंट है ये कितनी फ्लो कर रही है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज। ठीक है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स। हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। हम सिंपल इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब हम इन दोनों वैल्यूज को मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी, मैग्नेटिक फोर्स विल बी, मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाएगी, देखें, F इज इक्वल टू आई की जगह क्या पुट कर दिया, Q डिवाइडेड बाई टी, लेंथ की जगह क्या पुट कर दिया, V इंटू टी बी साइन थीटा। ठीक हो गया, टाइम दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास फोर्स क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमारी बुक ने डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लिखा है, आप इसकी डेरिवेशन 2 स्टेप्स में कर लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर वही बात, मैग्नेटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, और नॉर्मली हम इसको भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल 2 से ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें डायरेक्शन लिखनी है। वेक्टर फॉर्म इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसके साथ हम क्या लिख देंगे, एन यूनिट वेक्टर, या इसको हम यूँ लिखेंगे Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक हो गया जी, और इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे पहले ताकि हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स को डिस्कस करें, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कब होगी, मैक्सिमम फोर्स उस वक्त होगी जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, सो इट इज क्यू वी बी। ठीक हो गया जी, और मिनिमम फोर्स कब होगी, मिनिमम फोर्स उस वक्त होगी जब थीटा हो 0 डिग्री या हो थीटा 180 डिग्री। दोनों केसेस में F इज इक्वल टू क्यू वी बी
साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज 0, और या आप इसकी जगह 180 डिग्री लगा दें तो फिर भी ये फोर्स 0 हो जाएगी, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, सो फोर्स विल बी 0, ठीक हो गया जी। अब चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और एक प्रोटॉन भी हो सकता है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, Q इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। आप इस फोर्स को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस क्यू वी बी, या इसको आप लिख सकते हैं क्यू वी बी को आप लिखेंगे माइनस ई वी बी, ठीक हो गया जी, क्योंकि Q जो है ये माइनस ई के इक्वल है। और प्रोटॉन के लिए, फॉर अ प्रोटॉन, Q आपको पता है कि पॉजिटिव ई के इक्वल होता है प्लस ई, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी या F इज इक्वल टू ई वी बी हो जाएगा, ठीक हो गया जी। ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर। डायरेक्शन का मैंने आपको बताया, आप वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हमें जहन में रखनी है, वो ये है कि अगर थीटा हो 90 डिग्री, ठीक है, ये MCQ में भी आता है, इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, इफ थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, देन चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है जी, चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। फिर चार्ज पार्टिकल कौन से पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पर, ठीक हो गया जी। और आपको पता है सर्कुलर पाथ, आपको पता है कि अगर थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो तो फिर तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ही नहीं होगी, ठीक है। और अगर थीटा हो ना 0 डिग्री हो, ना 90 हो, ना ही 180 हो, इफ थीटा इज अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देन द चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन अ स्पाइरल पाथ, देन द चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन अ स्पाइरल पाथ, ये एक स्पाइरल पाथ में मूव करेगा, जैसे हेलिक्स होता है, विल मूव ऑन अ स्पाइरल पाथ, ठीक है। चार्ज पार्टिकल यूं मूव करेगा ऐसे, ठीक हो गया जी, स्पाइरल पाथ हो जाएगा। इसी से हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये अलग से भी आ जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल किस किस्म की मोशन करता है जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है। दोबारा से वही बात कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो चार्ज पार्टिकल जो है ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और थीटा किसके दरमियान एंगल है, बिटवीन V एंड B। इफ द एंगल बिटवीन V एंड B is 90 degree, if the angle between V and B is 90 degree, then the charged particle will move on a circular path, the charged particle will move on a circular path, ठीक है जी। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और आपको पता है कि सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए हमें कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है जी। चार्ज पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, रिक्वायर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, कौन प्रोवाइड करेगा, will be provided by magnetic force, will be provided by magnetic force, ये magnetic force provide करेगी by magnetic force, ठीक है जी, magnetic force। इसमें FC जो है सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, और इसकी रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स FB, F दैट इज QVB, ठीक है जी। इसीलिए हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है that is magnetic force, ठीक है। so FC will be equal to FB and FC will be equal to FB, यानी कि mv square over r is equal to mv square over r is equal to QVB,
ठीक है, एक v और v कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, एम वी ओवर आर इज इक्वल टू क्यू बी। सबसे पहले r का रिलेशन पढ़ लें, r इज इक्वल टू, r इधर चला जाएगा, q और b दोनों इधर आ जाएंगे, एम वी ओवर क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, पिछली बुक्स में था कि देखें जिस पार्टिकल का मास कम है, ठीक है, उसके सर्कल का रेडियस भी कम होगा, ठीक है, वो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा है उसके सर्कल का रेडियस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। रेडियस विल डिपेंड ऑन मास, अगर v सेम हो, q सेम हो और b सेम हो, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, दोनों पर चार्ज सेम है, दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं, सेम स्पीड के साथ एंटर होते हैं, तो फिर उनका जो रेडियस है, उनके सर्कल का रेडियस, वो डिपेंड करेगा उनके मास के ऊपर। मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए उसके सर्कल का रेडियस भी ज़्यादा होगा, कम डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास कम है, उसके सर्कल का रेडियस भी कम होगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। एक तो ये चीज़ आपने पढ़नी है। दूसरी, एंगुलर मोशन के लिए, ठीक है, एंगुलर मोशन के लिए हम लोग v की जगह क्या पुट करते हैं, आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक हो गया जी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करेंगे तो ये इक्वेशन एंगुलर मोशन की टर्म्स में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम v की जगह आर ओमेगा पुट करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा r इज इक्वल टू एम आर ओमेगा ओवर क्यू बी। आर और आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से ओमेगा निकाल लें, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ से हम फिर टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, वन रोटेशन, ठीक है। अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड होगा। एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और v किसके इक्वल है, आर ओमेगा के। आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब ओमेगा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें जो आपने ऊपर निकाली, ये वाली, ठीक है, क्यू बी ओवर एम, तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई एम, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है जी। फिर फ्रीक्वेंसी, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, एफ इज इक्वल टू 1/t या एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, ठीक हो गया जी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी इसको कहा जाता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का, ठीक हो गया। ये आपने डिस्कस करनी है इस टॉपिक के अंदर।